नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबरों में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान। और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। गेम प्लान में आज हम बात करेंगे कुछ उन खबरों की जो इस वक्त पूरे क्रिकेट जगत या पूरे खेल जगत में सुर्खियां बनी हुई हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी की जो कभी अपनी तेज रफ्तार से बल्लेबाजों के दिल में खौफ पैदा करने वाले अफगानिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शफूर जादरान की। वो इस वक्त जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। 38 साल की जादरान को एक गंभीर मेडिकल समस्या के बाद इंसेंटिव केयर यूनिट यानी आईसीयू में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने अस्पताल से जादरान की कुछ चिंताजनक तस्वीरें शेयर की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि जादरान उनके लिए दोस्त जैसे हैं और वह उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांग रहे हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद क्रिकेट जगत में हलचल बढ़ गई। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने भी जादरान की हालात को लेकर चिंता जताई थी। अफरीदी ने बताया था कि उनकी जादरान के भाई से बातचीत हुई जिसमें उनकी गंभीर स्थिति के बारे में जानकारी मिली। जादरान के परिवार ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपडेट शेयर किया है जिससे हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जादरान के व्हाइट ब्लड सेल्स यानी WBC की संख्या बेहद कम हो गई है जो उनके लिए खतरनाक स्थिति पैदा कर रही है। इसी वजह से उनकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई है और इलाज का यह दौर बेहद अहम माना जा रहा है। अगर उनका क्रिकेट कैरियर की बात करें तो शफूर जादरान अफगानिस्तान के प्रमुख तेज गेंदबाजों में शामिल रहे हैं। उनका 2009 में नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था और अपने कैरियर में उन्होंने कुल 80 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं जिसमें 44 वनडे और 36 टेस्ट मैच शामिल हैं। लेकिन सवाल उठता है, जहां आज की डेट में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इतने प्लेयर्स इतनी बड़ी बड़ी लीग्स खेल रहे हैं, बड़े बड़े देशों के साथ कम्पीट कर रहे हैं, उन्हें मात भी दे रहे हैं, वहां पर इस तरीके से एक प्लेयर जो कभी इस पूरी टीम का बैकबोन हुआ करता था, इनकी पेस अटैक का बैकबोन हुआ करता था, वो आज जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है और किसी अफगानिस्तान प्लेयर ने उसकी सुध तक नहीं ली। ये खबरें हैं, चाहे वो राशिद खान हो, मोहम्मद नबी हो, मोहम्मद शहजाद हो, ऐसे तमाम प्लेयर हैं, लेकिन किसी ने भी जादरान की सुध नहीं ली है। अगर ली है तो फिलहाल किसी के सामने ऐसी कोई स्थिति, कोई बयान अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी सामने नहीं आया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये क्रिकेट खेल रहे थे तब की हैं और ये तस्वीर है जो हाल के समय में जो पाकिस्तानी विकेटकीपर उमर अकमल ने, कामरान अकमल ने अपलोड की है। ये बताता है कि जब तक आप फॉर्म में, जब तक आप अच्छा क्रिकेट या अच्छा स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तब तक आपकी पूछ है, वरना अगर आप पे कोई मुसीबत आती है, आपके तारे गर्दिश में जाते हैं तो हाल जादरान जैसा हो जाता है। जो कभी देश की सराखों पर बैठते थे आज वो आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ये पहला मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा अरशद खान पाकिस्तान के बॉलर हुआ करते थे, वो पाकिस्तान की टीम की रीढ़ की हड्डी बने, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन मैच से कुछ ऐसा दिल उठा, पाकिस्तान में देश की हालात को देखकर, स्पोर्ट्स और क्रिकेट को देखकर उनका मन ऐसा उठा कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर टैक्सी चलाने लगे और वहां टैक्सी ड्राइवर हो गए। ऐसे बहुत से प्लेयर हैं जिन्हें सीखना चाहिए कि भाई क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट्स को जब आप चुनते हैं तो वो आपका सब कुछ ले लेता है, तो रिटर्न बहुत कम मिलता है। और अफगानिस्तान बोर्ड हो, जिम्बाब्वे बोर्ड हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, तमाम बोर्ड ऐसे जो अपने खिलाड़ियों पर मेडिकल कंपनसेशन जो है वो बहुत कम रखते हैं। जिन बोर्ड्स की अगर बात करें जहां पर मेडिकल कंपनसेशन बहुत ज्यादा है, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा, उनमें सबसे पहला नाम आता है बीसीसीआई का। उसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये वो देश हैं जिन्होंने हर मोर्चे में अपनी टीम के साथ एक अच्छा फिजियो, अच्छे डॉक्टर्स की टीम तैयार रखता है जो उनको समय समय पर उनके चेकअप होते हैं। जब श्रेयस अय्यर का ही आप इंसिडेंस देखिए, उनकी एक रिब की हड्डी टूट कर ऐसे बॉडी पार्ट पे जाके लगी, अंदरूनी ब्लीडिंग हो रही थी और ऑस्ट्रेलिया में उसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा। तब भारतीय डॉक्टरों ने जो टीम के साथ थे उन्होंने उनका इलाज करके आईसीयू से उनको बाहर निकाला और आज बहुत अच्छी फॉर्म में है वो और बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उन सारे बोर्ड से अपील है कि थोड़ा जो क्रिकेट आपके लिए 80 मैच खेला हो
उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। किसी खिलाड़ी की ऐसी तस्वीर देखना मन बिल्कुल मचल जाता है कि भाई इसने इतना अच्छा क्रिकेट खेला और अभी अगर उस पर कोई दिक्कत है तो वो इस तरीके से बेट पर है। तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और तमाम जो खिलाड़ी हैं जो पूरे दुनिया में घूम घूम के क्रिकेट खेल रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जादरान का एक अच्छी जगह इलाज कराएं और हो सके तो उन्हें एयरलिफ्ट किया जाए, उन्हें विदेश में कहीं जाकर उनकी सर्जरी कराई और जो भी उनको मेडिकल कंसर्न है वो उनके पूरे किए जाएं। अब आगे बढ़ेंगे और एक ऐसी खबर अब आपको बताएंगे जो आप भी सुनेंगे ना तो आपको भी लगेगा ऐसा कैसे। मैं बताने जा रहा हूं स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंटिल के बारे में, जिन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड जीता। वो कोच का नाम ले रहा हूं मैं, नवल सिंह। उन पर मानसिक प्रताड़ना और गाली गलौज के गंभीर आरोप लगे। सुमित अंटिल ने इस मामले की औपचारिक शिकायत भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई से की है। सुमित अंटिल का आरोप है कि कोच नवल सिंह लगातार उन्हें और नीरज चोपड़ा को मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि नवल सिंह ने कई बार दोनों खिलाड़ियों के परिवार को लेकर भी अपशब्द कहे। सुमित अंटिल ने समाचार एजेंसी से कहा कि उन्होंने मुझे और नीरज भाई को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, हमारे परिवार को गालियां दी हैं, वह मानसिक रूप से अस्थिर हो गए हैं। उन्होंने बताया कि नवल सिंह अक्सर अपने गुस्से में गाली गलौज और ऑडियो रिकॉर्ड करते थे और उन्हें खिलाड़ियों के मैनेजरों को भेजते थे ताकि वह उनके पास पहुंचे। सुमित अंटिल यही नहीं रुके। उन्होंने बताया यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा था, लेकिन जब मामला ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने शिकायत करने का फैसला किया। सुमित अंटिल ने आगे कहा कि हमने लंबे समय तक इस मामले को नजरअंदाज किया, लेकिन जब यह बहुत ज्यादा हो गया तो शिकायत करनी पड़ी। और उन्होंने कहा कि मैंने शिकायत दर्ज कराई और नीरज भाई, नवदीप सिंह और संदीप चौधरी ने भी इसका समर्थन किया है और साई ने भी इसकी पुष्टि की है कि उन्हें यह शिकायत मिली है और मामले को संबोधित फेडरेशन के साथ उठाया जा रहा है। हालांकि साई ने साफ किया कि नवल सिंह उसके कर्मचारी नहीं है, वह फिलहाल भारतीय एथलीट महासंघ यानी AFI के राष्ट्रीय शिविर से जुड़े हुए हैं। साई के एक अधिकारी ने कहा कि सुमित अंटिल की ओर से कोच नवल सिंह के खिलाफ शिकायत मिली है। इस शिकायत का समर्थन नीरज चोपड़ा समेत अन्य खिलाड़ियों ने भी किया है। नवल सिंह को 2015 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। वह फिलहाल सचिन यादव को ट्रेनिंग दे रहे हैं। सचिन यादव ने पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में चौथा स्थान हासिल किया था, जबकि चोट से जूझ रहे नीरज चोपड़ा ने 8वें स्थान पर रहे थे। सुमित अंटिल ने कहा कि शिकायत करने के बाद भी उन्हें अधिकारियों की तरफ से उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि अगर हमारे जैसे खिलाड़ियों की बात नहीं सुनी जाएगी तो बाकी खिलाड़ी क्या उम्मीद करेंगे। शिकायत के बाद अभी तक कोई औपचारिक जवाब नहीं मिला है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पहली सुनवाई के दौरान टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के अधिकारियों ने समझौता करने की बात कही थी। सुमित के मुताबिक शिकायत किए गए हुए 1 हफ्ता हो गया है, आप सोचिए, और साई के महानिदेशक और टॉप्स के CEO को भी बताया गया था, लेकिन पहली सुनवाई में समझौते की बात हो गई। सुमित अंटिल ने नवल सिंह की मंशा पर भी सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि शायद कोच चाहते हैं कि नीरज चोपड़ा के मुकाबले सचिन यादव से बेहतर प्रदर्शन करें, क्योंकि सचिन उन्हीं की यहां ट्रेनिंग करते हैं। इससे पहले मामले में भारतीय एथलीट में खिलाड़ियों और कोचों के रिश्ते को लेकर नई बहस छिड़ गई और ये बहस छिड़नी भी चाहिए। ये जो आखिरी में आरोप लगाया है ना सुमित अंटिल ने कि सचिन यादव उनकी एकेडमी में खेलते थे नवल सिंह की, मुझे नहीं लगता कि कोच और एक शिष्य का इस तरीके से या उनके ट्रेनरों के बीच ऐसे रिश्ते होते हैं। नीरज चोपड़ा फील्ड ओलंपिक में पहला गोल्ड लाके दिए। मुझे नहीं पता कि कितने लोग उस जेवलिन के गेम को जानते थे या नहीं जानते थे। जो लोग फॉलो करते थे स्पोर्ट्स को वो तो जानते थे, लेकिन पूरे भारत में जेवलिन नीरज चोपड़ा ने जना दिया। उसके बाद सुमित अंटिल आए, सुमित यादव आए, तो ये सब वो प्लेयर थे। लेकिन किसी एक व्यक्ति की वजह से जो खुद 2015 में द्रोणाचार्य अवार्ड जीत कर आया हो, उनके सामने अगर कोई खिलाड़ी अपनी फेडरेशन से शिकायत कर रहा है तो चिंता का विषय है उनसे पूरे माहौल को लेकर, चाहे वो खिलाड़ियों का हो, चाहे वो कोचेस का हो या फिर ट्रेनर का हो। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं, जब शुरुआत में नीरज चोपड़ा को जब पहली बार देखा गया तो अपने कोच के साथ बड़ी हंसी मजाक के साथ एक अच्छा माहौल देखने को मिला था हमें। अगर ऐसा रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई अगला खिलाड़ी नीरज चोपड़ा बनने की कोशिश करेगा या फिर सुमित अंटिल बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त पूरे देश में IPL का क्रेज है, लेकिन
आईपीएल की अगर बात करें तो यहां पर एक खिलाड़ी और भी है जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गुम हो गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, रिंकू सिंह। आईपीएल 2023 में 9 अप्रैल को अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच खेला गया था। इस मैच में भारतीय क्रिकेट को रिंकू सिंह के रूप में एक बड़ा सितारा दिया था, जिसने दिन आजकल गर्दिश में चल रहे हैं। जैसे मैंने कहा, पहले 9 अप्रैल को हुए उस मैच को याद कर लेते हैं। 205 रन के लक्ष्य का सामना कर रही केकेआर को आखिरी ओवर में 29 रन चाहिए थे। क्रीज पर थे रिंकू सिंह, 16 गेंदों पर 18 रन और उमेश यादव 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर खेल रहे थे। आखिरी ओवर में इतने रन बनाकर कोई भी टीम नहीं जीती थी, इसलिए केकेआर की जीत की उम्मीद छोड़ चुकी थी। लेकिन उस मैच के आखिरी ओवर में जो हुआ वो क्रिकेट इतिहास की रोमांच यादों में दर्ज हो गया। गुजरात टाइटंस की तरफ से गेंदबाजी करने आए थे यश दयाल। उनकी पहली गेंद पर उमेश यादव ने सिंगल देकर स्ट्राइक रिंकू सिंह को दे दी। इसके बाद रिंकू सिंह लगातार 5 छक्के लगाते हुए केकेआर को जीत दिला दी। क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी बल्लेबाज ने लगातार 5 छक्के लगाते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई थी। रिंकू सिंह ने 21 गेंदों पर 48 रन बनाकर नाबाद लौटे। इस मैच के बाद रिंकू सिंह न सिर्फ केकेआर के बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के भी सबसे प्रतिभाशाली और भरोसेमंद चेहरे के रूप में उभरे। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में मौका मिला, टीम इंडिया के लिए भी उनका प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। फिनिशर के रूप में उन्होंने कई अच्छी पारियां खेली, उनके बल्ले से आई। हालांकि वह भारतीय टीम में अंदर बाहर होते रहे। T20 विश्व कप 2026 में जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे रिंकू का विश्व कप में शुरुआती मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था और उनकी जगह संजू सैमसन को टीम में जगह दी गई थी। वहीं केकेआर ने रिंकू सिंह में हमेशा अपना भविष्य देखा। टीम ने श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, वेंकटेश अय्यर जैसे खिलाड़ियों को जाने दिया, लेकिन आईपीएल 2025 में उन्होंने 13 करोड़ रुपए देकर टीम में रिंकू सिंह को बरकरार रखा। 9 अप्रैल 2023 को रातों रात सुपरस्टार बने रिंकू सिंह के प्रदर्शन में लगातार गिरावट आती गई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रनों के लिए संघर्ष करने के बाद अब रिंकू सिंह आईपीएल में भी संघर्ष कर रहे हैं। आईपीएल 2025 के 13 मैचों में 11 पारियों में 206 रन बनाने वाले रिंकू सिंह आईपीएल 2026 के 6 मैचों में 5 पारियों में महज 79 रन यानी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं। उसका औसत अगर बात की जाए रिंकू सिंह की तो 19.75 रहा है। रिंकू को बल्लेबाजी के लिए चौथे क्रम पर भेजा जाए या फिर छठे क्रम पर, रन नहीं बन रहे हैं। रिंकू सिंह की फॉर्म में गिरावट केकेआर प्रबंधन और भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए चिंता का विषय है और उनके भविष्य पर भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि रिंकू सिंह को केकेआर के मध्यक्रम का सबसे मजबूत बल्लेबाज माना जा रहा था और उन्होंने एक ऐसे फिनिशर के रूप में देखा जा रहा था कि जिसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं था। रिंकू अपने प्रदर्शन से न सिर्फ टीम के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है बल्कि अपनी मुसीबत भी बढ़ा ली है। केकेआर इस सीजन की शुरुआत में उन्हें उप कप्तान बनाया था, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन केकेआर और रिंकू सिंह का रहा है, अगर उसमें सुधार नहीं हुआ तो अगला सीजन केकेआर में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है और उसमें रिंकू सिंह का पत्ता टीम से कट सकता है। बता दें कि रिंकू सिंह केकेआर के साथ 2018 से जुड़े हैं। 2023 में हीरो बनने वाला बाएं हाथ का यह विस्फोटक बल्लेबाज फिलहाल लगातार असफल हो रहा है। रिंकू सिंह को फिर से अपनी प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। रिंकू सिंह का देखिए, रिंकू सिंह के साथ हाल फिलहाल जो घटनाएं हुई वो थोड़ा मुझे लगता है वो भी एक सेटबैक है। ये सब वो बातें थी जो लगातार चल रही हैं और रिंकू सिंह को ये जानना भी जरूरी है। रिंकू सिंह के पिता का देहांत होता है, वो टीम का साथ छोड़कर जाते हैं भारतीय टीम का और फिर उन अपने पिता को मुखाग्नि देते हैं और फिर टीम से जुड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो टाइम पीरियड है थोड़ा उसमें उलझे हुए हैं या फिर टीम में ने वाइस कप्तान बना दिया। भाई 8 साल से एक प्लेयर आपकी टीम में है और केकेआर अमूमन ऐसा करती है, चाहे वो अभिषेक नायर को रिलीज ना करना हो, अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाना हो, यह तमाम चीजें हैं। केकेआर अपने प्लेयर्स को बैक करती है। आज वही शुभमन गिल, वेंकटेश अय्यर, वही हम देख रहे हैं श्रेयस अय्यर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्होंने बैक किया है प्लेयर्स को। तो उनमें से रिंकू सिंह का भी नाम सामने आता है, सुनील नारायण उनमें नाम है, वरुण चक्रवर्ती। आप परफॉर्मेंस के साथ साथ टीम को बैक करती है केकेआर, लेकिन अगर आप पूरे सीजन में मात्र 80 रन बनाएंगे तो मुझे लगता है कि टीम को फिर आगे की सोचनी होगी। अगर वो आपके साथ अपना भविष्य देख रही है, टीम आपको चाह रही कि आप 8 साल से जुड़े तो अगले 8 साल तक और आप इस टीम में बने रहे, तो वहां पर आपको परफॉर्मेंस देनी होगी। और भारतीय टीम के लिए क्यों चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके के फील्डर है रिंकू सिंह, देखिए 2 चीजें हैं वहां पर, फील्डर बहुत अच्छे हैं, फील्ड पर आपको हर जगह दौड़ते भागते नजर आएंगे, कैचेस लेते नजर आएंगे, रन आउट करते नजर आएंगे, बहुत सी चीजें हैं। और पार्ट टाइम ऑफ ब्रेक बॉलर भी है जो कभी कभी इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। लेकिन जिस नंबर पर बल्लेबाजी करने रिंकू सिंह आते हैं वो नंबर युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी के जाने के बाद हमेशा चर्चाओं में रहा, नंबर 6।
वहां पर हम देखते हैं कभी महेंद्र सिंह धोनी आया करते थे, युवराज सिंह वहां पर खेले, तो अप्स एंड डाउन होते हैं कि आपका कभी डाउन ऊपर कर दिया गया, कभी आपका डाउन नीचे कर दिया गया बैटिंग क्रम में। लेकिन वहां पर रिंकू सिंह नंबर 5 और 6 और 4, 5, 6 आप कहीं भी नहीं खिला लीजिए, वो आपको रन बना के देते थे। यही एक टीम की बैकबोन थी कि भाई रिंकू सिंह वहां पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अब चिंता का विषय है, रिंकू सिंह फॉर्म में क्यों नहीं है, टीम प्रबंधन से उनकी क्या बातचीत है, अब यह देखना होगा। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, एक और टीम की बात करते हैं, 5 बार की विजेता है मुंबई इंडियंस। इनका आईपीएल 2026 का सीजन उम्मीदों से बिल्कुल उलट रहा है। टीम ने 5 मैचों में 4 में हार झेली है, लेकिन 5 मैच हारने के बाद ये ट्रॉफी भी जीतती है। लेकिन ये सीजन थोड़ा अलग है। 4 हार झेलने के बाद अंक तालिका में नीचे की ओर फिसलती जा रही है टीम। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम से बड़े प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन नतीजे उसके उलट दिखे। दिलचस्प बात यह है कि चाहे ये टीम में कई मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं, फिर भी जीत दूर नजर आ रही है। आइए विस्तार से आपको समझाते हैं वो 5 कारण जिनकी वजह से मुंबई इंडियंस का यह बुरा हाल हुआ है। सबसे पहले सूर्य कुमार यादव की खराब फॉर्म मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। मिडिल ऑर्डर में इस भरोसेमंद बल्लेबाज ने इस सीजन में 5 मैचों में सिर्फ 106 रन आए, जो उनके कद और क्षमता के हिसाब से काफी कम है। खास बात यह है कि पिछले सीजन उन्होंने 16 मुकाबले में 717 रन ठोककर टीम को दूसरे क्वालिफायर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन इस बार उनका बल्ला पूरी तरह से खामोश नजर आ रहा है। सूर्य कुमार आमतौर पर ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुश्किल हालात में पारी को संभालते हुए तेजी से रन गति भी बढ़ाते हैं, लेकिन उनकी नाकामी का सीधा असर टीम की बल्लेबाजी पर पड़ता है। वहीं मुंबई इंडियंस के बीच के ओवरों में रन बनाने की रफ्तार बनाए रखने में संघर्ष कर रही है, और यही वजह है कि टीम बार बार दबाव में आकर मुकाबले गंवा रही है। वहीं अब बात करें हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या से इस सीजन मुंबई इंडियंस को एक मजबूत ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन अब तक वह उस स्तर पर खरे नहीं उतर पाए हैं। उन्होंने शुरुआती मैचों में बल्ले से सिर्फ 81 रन बनाए हैं। देखिए, पहले रिंकू सिंह की बात हुई, सूर्य कुमार यादव, और अब हार्दिक पांड्या 81, 107 और 79 रन, ये सब वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे। तो इसलिए टीम इंडिया की भी चिंता लगातार बढ़ती है। और औसत सुनिए हार्दिक पांड्या का 27 का रहा है, जो एक फिनिशर के तौर पर उनकी भूमिका के मुताबिक पर्याप्त नहीं माना जा सकता। गेंदबाजी जरूर होने के साथ 7 विकेट हासिल किए हैं, लेकिन इकॉनमी की अगर बात करी जाए तो 9.71 की ऊंची इकॉनमी यहां दिखती है। वहीं रन रोकने में प्रभावी नहीं रहे हैं, और उनके ओवर में 10, 15, 20 रन आ ही रहे हैं। आमतौर पर हार्दिक उन खिलाड़ियों में गिने जाते हैं जो दबाव के क्षणों में मैच को अंत तक ले जाकर जीत दिलाते हैं, लेकिन इस बार वह उस भरोसे पर खरे नहीं उतरे हैं। उनकी इस फीकी फॉर्म का असर सीधे टीम के नतीजों पर पड़ रहा है, क्योंकि मुश्किल में मुंबई इंडियंस को आ गई, क्योंकि कोई बल्लेबाज नहीं मिल पा रहा है जो मैच को संभाल कर जीत तक पहुंचा सके। तिलक वर्मा की अगर बात की जाए तो यह भी भारतीय विश्व कप विजेता टीम के हिस्सा थे और अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन आईपीएल शुरुआत होते ही तिलक वर्मा मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी क्रम में संतुलन बनाने वाले अहम खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन इस सीजन में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। उन्होंने 5 मैचों में सिर्फ 43 रन बनाए हैं और उसका स्ट्राइक रेट 134 का रहा है, जो T20 के लिहाज से खास प्रभावी नहीं माना जाता। तिलक से यह अपेक्षा रहती है कि वह मिडिल ऑर्डर में पारी को स्थिरता दें और जरूरत पड़ने पर रन गति को बढ़ाएं, लेकिन लगातार नाकामी के चलते वह अपनी भूमिका निभाने में सफल नहीं हो पाए हैं। उनकी खराब फॉर्म का असर पूरी टीम की बल्लेबाजी पर साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब मिडिल ऑर्डर का भरोसेमंद खिलाड़ी ही रन ना बना पाता तो पूरा लाइनअप दबाव में आता है, और यही वजह है कि मुंबई इंडियंस का बल्लेबाजी क्रम इस सीजन पूरी तरह से अस्थिर नजर आ रहा है। वहीं अब बात करें जसप्रीत बुमराह जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाज की, जो 5 मैचों में एक भी विकेट ना ले पाने में इस सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए सबसे चौंकाने वाली बात है। बुमराह आमतौर पर डेथ ओवर्स में अपनी सटीक गेंदबाजी और यॉर्कर के दम पर विपक्षी टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने से रोकते हैं, लेकिन इस बार वह उस प्रभाव को नहीं छोड़ पा रहे हैं। उन्हें ना विकेट निकाल पाने के कारण विरोधी बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बन पा रहा और टीम आसानी से बड़े स्कोर खड़े कर रही है। इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर जैसे अनुभवी गेंदबाज भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे पूरी गेंदबाजी इकाई कमजोर नजर आ रही है। कुल मिलाकर विकेट लेने की कमी और रन रोकने की नाकामी ने मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी को पूरी तरह से बेअसर बना दिया है। मुंबई इंडियंस के लिए इस सीजन सबसे बड़ी परेशानी उनका कमजोर स्पिन अटैक साबित हुआ है। जिस टीम में कभी हम देखते थे हरभजन सिंह वहां पर थे, वो उस पूरी टीम को लीड करते थे स्पिनिंग अटैक में, बहुत अच्छी गेंदबाजी होती थी।
तो मिडिल ऑर्डर्स में जहां आमतौर पर स्पिनर्स का खेल रुख बदलते हैं, वहीं इस बार टीम को वहां से ना 2 विकेट मिल पा रहे हैं और ना ही रन पर लगाम लग रही है। अल्लाह गंसफर काफी महंगे साबित हो रहे हैं और उनकी इकॉनमी 11 के करीब पहुंच गई है, जो T20 क्रिकेट में किसी भी टीम के लिए चिंता का विषय होता है। दूसरी ओर मिशेल सेटनर भी विकेट लेने में प्रभावी नहीं है। बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे थे सेटनर। T20 विश्व कप में आप देखिए बहुत इकोनॉमिकल बॉलर थे और बैट से भी रन बना रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। इस बार इस सीजन में मुंबई के लिए कुछ अच्छा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इन सारे स्पिनर्स की अगर आउट ऑफ फॉर्म है, जिसकी वजह से विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका मिलता है। नतीजन मुंबई इंडियंस मिडिल ओवर्स में मैच पर पकड़ बनाने में असफल रही है और यही कमजोरी कई मुकाबलों में टीम की हार बड़ी वजह बन गई है। मुंबई इंडियंस की मौजूदा स्थिति यह साफ दिखाती है कि परेशानी किसी एक खिलाड़ी या किसी एक विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी टीम का संतुलन ही बिगड़ गया है। बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी लगातार देखने को मिल रही है, जो कोई भी खिलाड़ी लंबे समय तक जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है। वहीं गेंदबाजी में वह धार नजर नहीं आ रही है जो कभी इस टीम की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। सबसे अहम बात कि कप्तान और बड़े स्टार खिलाड़ी भी फॉर्म में नहीं है, जिससे टीम का आत्मविश्वास प्रभावित हो रहा है। ऐसे में जब तक ये सभी समस्याएं एक साथ दूर नहीं होती हैं, तो टीम एक यूनिट के तौर पर बेहतर प्रदर्शन नहीं करती। तब तक मुंबई इंडियंस के लिए इस सीजन में वापसी करना काफी मुश्किल होगा। और अब बात करेंगे आईसीसी विश्व कप की। हाँ, थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, क्योंकि यहां पर आईसीसी विश्व कप में आईसीसी की एंट्री हुई है किसी और भूमिका में। एंटी करप्शन यूनिट यानी एसीयू, क्रिकेट कनाडा से जुड़े भ्रष्टाचार के 2 मामलों की जांच कर रही है एसीयू यानी एंटी करप्शन यूनिट ने। इस जांच के दायरे में अगर बात की जाए तो हाल ही में भारत और श्रीलंका में खेले गए T20 वर्ल्ड कप का एक मैच भी शामिल है। जी हां, इसके अलावा इंटरनेशनल और घरेलू लेवल पर एंटी करप्शन कोड के संबंधित उल्लंघनों की भी पड़ताल चल रही है। आईसीसी ने यह जांच कनाडा के पब्लिक ब्रॉडकास्ट यानी सीबीसी के कार्यक्रम में प्रस्तावित डॉक्यूमेंट्री करप्शन क्राइम एंड क्रिकेट में लगाए गए आरोपों के बाद शुरू की। 43 मिनट की इस फिल्म में कनाडा क्रिकेट के प्रशासन और उसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। डॉक्यूमेंट्री में T20 वर्ल्ड कप के दौरान कनाडा और न्यूजीलैंड के बीच हुए मैच का जिक्र किया गया था। मैच में कनाडा ने तेज गेंदबाजों से शुरुआत की थी, लेकिन तीसरे ओवर में ही स्पिनर शाद बिन जफर को ले आए। इसके बाद अगले स्पिनर के तौर पर रविंदर पाल सिंह बाजवा आए। बाजवा ने अपने ओवर की शुरुआत में नो बॉल से की, फिर लेग साइड पर एक वाइड फेंकी और अंत में उस ओवर में 15 रन आए। बाजवा बल्लेबाज हैं जो पार्ट टाइम ऑफ स्पिन करते हैं। उनके इसी ओवर की गेंदबाजी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यह मैच भारत में 17 फरवरी को चेन्नई में खेला गया था। इस मैच में कनाडा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। कनाडा ने 4 विकेट पर 173 रन बनाए थे। इस मैच को न्यूजीलैंड ने 28 गेंद शेष रहते हुए टारगेट हासिल कर लिया था और मैच को 8 विकेट से जीता था। अब थोड़ा इस मैच के बारे में आपको बताऊं क्या हुआ था कि बहुत जल्दी 2 विकेट गिर गए थे और टीम अच्छा खासा न्यूजीलैंड पर प्रेशर बना चुकी थी कनाडा की, और एकदम से बाजवा साहब आ गए। मैं वो मैच देख रहा था और साथ साथ मैं तो चलिए टीवी स्क्रीन पर देख रहा था, वहां मौजूद थे कमेंटेटर इरफान पठान और जतिन सप्रो। ये दोनों लोग भी हैरान थे कि भाई इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है तो आप बॉलिंग करने आए क्यों, और वो भी आप पार्ट टाइमर है। खैर, अब इस डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो यहां पर तो कुछ और ही नजर आ रहा है, क्योंकि आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट क्रिकेट कनाडा से जुड़े भ्रष्टाचार के 2 मामलों की जांच कर रही है। इस जांच में हाल में, जैसा मैंने आपको बताया, तो अब देखना होगा कि ये जो बाजवा जी हैं, इन्होंने ऐसा कौन सा भैया कर दिया कि एक डॉक्यूमेंट्री ने सवाल उठाने आ गए। क्योंकि क्रिकेट पे ये पहला कोई मौका नहीं है कि ऐसी कोई कहानी सामने आई हो, इससे पहले भी हो चुका है। क्योंकि आपको बता दूं उस मैच के बारे में, कनाडा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और कनाडा ने मात्र 4 विकेट खोकर 173 रन का अच्छा स्कोर बनाया था। इस मैच को न्यूजीलैंड ने 28 गेंद शेष रहते हुए टारगेट हासिल कर लिया। मैच को 8 विकेट से जीत लिया था। वही मैंने जैसे आपको बताया, 8 विकेट। ग्लेन फिलिप्स ने अच्छी पारी खेली थी और सचिन रविंद्र को इस मैच में फॉर्म में आने का मौका मिला था। तो ये क्रिकेट के लिए कोई आम बात नहीं है, इसीलिए गेम प्लान मैच बात कर रहा था मैं। यहां पर जब गेम प्लान आप देखते हैं तो सिर्फ ये क्रिकेट सेंट्रिक शो नहीं है। यहां पर आपको नीरज चोपड़ा का जो दर्द है वो भी देखने को मिलेगा और जो आईसीसी का एक्शन है वो भी देखने को मिलेगा। और मेरी तो रिक्वेस्ट है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और राशिद खान और तमाम उन प्लेयर्स से
कि जादरान को जल्दी से जल्दी उनके हालात को सामान्य करें, उनको आईसीयू से ऐसी हेल्प करें, मतलब कि उनको एक अच्छा इलाज मिल सके। ये पूरे क्रिकेट के लिए एक सवालिया निशान होता है, चाहे वो मुंबई में रह रहे हो विनोद कांबली हो या अफगानिस्तान में रह रहे जादरान। एक अच्छे इलाज की उम्मीद सबको होती है, तो मुझे लगता है कि जादरान जल्दी फिट होंगे। मेरी कामना है मैं बहुत जल्दी उन्हें वापस क्रिकेट फील्ड पर देख पाऊंगा। तो फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान पे इतना ही, और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। नमस्कार।